नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का पॉपुलर हेल्थ शो हेलो डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे मुंह और गले के कैंसर की। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश लेडवानी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुंह और गले के कैंसर में हम कौन कौन से कैंसर्स को इंक्लूड करते हैं? देखिए, हेड एंड नेक कैंसर के अंदर मुख्यतः अपने बक्कल कैविटी, जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, जीभ, दांत, जबड़े, टॉन्सिल्स, इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड्स, नाक, कान और गले के अंदर थायराइड और लेरिंग के कैंसर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सर, ये देखने में आया है कि उत्तर भारत के क्षेत्र में इस कैंसर के बहुत ज़्यादा बहुतायतता देखने को मिलती है। तो इसका क्या कारण है कि इसके मैक्सिमम पेशेंट अगर भारत की बात करें तो उत्तर भारत से आते हैं? देखिए, मुख्यतः जो हेड एंड नेक कैंसर है वो नॉर्थ भारत के अंदर पहले 3 कैंसरों में से आता है जी। इसका मुख्य कारण है हमारे यहाँ बहुतायत में तंबाकू में स्पेशली खैनी और गुटखा का प्रचलन, जी, जो कि साउथ इंडिया से कहीं ज़्यादा है। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया के अंदर मुंह के कैंसर बहुतायत में पाए जाते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस उम्र के लोगों को ये कैंसर सबसे ज़्यादा जिनके अंदर देखने को मिलता है? देखिए, वैसे तो स्टैटिक्स की बात करें तो ये 50 साल के ऊपर के लोगों को कॉमनली देखने को मिलता है। जी। पर जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हम ये देखते जा रहे हैं कि यंगस्टर्स में इन तंबाकू की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। जी। इसीलिए अब वो जो एक लिमिट होता है या एज होती है कैंसर की, अब धीरे धीरे कम होके उसकी 40 साल तक आ गई है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि यंगस्टर्स में जैसे आप बताया कि इसकी बहुतायतता बढ़ रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या सिर्फ तंबाकू का सेवन है या और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण मुंह और गले का कैंसर हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, वैसे तो एक तंबाकू और तंबाकू के प्रोडक्ट सबसे बड़ा कारण है। जी। मोर देन 2/3 केसेस के अंदर ये मुख्यतः तंबाकू और तंबाकू बाय प्रोडक्ट से भी होता है। जी। इसके अलावा जो 1/3 केसेस में हम लोगों को देखने को मिले हैं कारण, जी। वो है कोई भी एक ऐसा रिपीटेड ट्रॉमा जी। या छाला जो लंबे टाइम तक किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो रहा हो, चाहे वो टीथ बाइट की वजह से हो रहा हो या किसी और इंजरी, एलर्जिक इंजरी की वजह से हो रहा हो, यानी कि कोई लंबा घाव जो ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू नासो, एक कैंसर का कारण है। इसके अलावा जो मुख्य कारण में और आता है वो है कुछ एक वायरसेस। वायरसेस में मुख्यतः 2 वायरसेस, एपिस्टेन बार वायरसेस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस। यह मुख्यतः नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के कैंसर के अंदर बहुतायत में देखने को मिले हैं। कुछ एक केसेस के अंदर हम लोग देखते हैं लंबे टाइम तक कुछ जेनेटिक कॉज जिसमें 2 या 3% होते हैं, वो भी इसके अंदर एसोसिएट होते हैं। पर मेन जो कारण है वो है तंबाकू और तंबाकू बाय प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि मुंह और गले के कैंसर के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण फिर भी तंबाकू का सेवन है। इसलिए तंबाकू के सेवन से हम सबको बचना चाहिए। हमारे दर्शकों को हम बताते चलें कि डॉक्टर साहब से आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सीधा फ़ोन के द्वारा जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन के ऊपर सुपर हो रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0141270499, 014127040098। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो यूट्यूब से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आगे कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं जिससे किसी को लगना चाहिए कि हाँ, मुझे किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ये कैंसर की तरफ जा सकता है? देखिए, कुछ एक मुख्य फीचर्स जिसकी वजह से आपको सचेत हो जाना चाहिए, उनमें से जो प्रमुख है वो ये है कि कोई भी एक ऐसा छाला या घाव जो लंबे टाइम तक भर नहीं रहा। सेकंड है किसी भी टाइप की असामान्य ब्लीडिंग, ओरल ब्लीडिंग है, नेजल ब्लीडिंग है, ईयर ब्लीडिंग है, वो भी इसको एक इनिशियल सिम्टम हो सकता है कैंसर का। तीसरा है वॉइस चेंज। अगर आपके आवाज में अचानक ही कोई परिवर्तन आ गया है तो यह भी एक इनिशियल सिम्टम होता है कैंसर का। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्वेलिंग जो लंबे टाइम तक ग्रेजुअली साइड में बढ़ ही रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। छाला जो नहीं भर रहा हो, चेंज ऑफ वॉइस हो, कुछ भी अनकंट्रोल या असामान्य ब्लीडिंग हो, ये एक मुख्य कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, छाला जो है वो बहुत कॉमन फिनोमिना है, किसी को भी महीने में 1 आध बार छाला हो सकता है। तो किस समय ऐसा लग सकता है या ऐसा सोचना चाहिए कि छाला है, ये कोई सीरियस इश्यू हो सकता है, इसकी जांच करवानी चाहिए? देखिए, वैसे तो नॉर्मली मुंह के छाले
कई कारणों से हो सकते हैं, चाहे वो लोकल एलर्जिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या पेट की खराबी से हो। इनको हम लोग एपिथेस अल्सर्स बोलते हैं जी। पर अक्सर ये जो अल्सर्स हैं 3 या 4 हफ्ते में ये भर जाते हैं जी। पर अगर कोई भी एक ऐसा छाला जो कम से कम 2 महीने से नहीं भर रहा हो, 1.5 से 2 महीने से नहीं भर रहा हो, तो इसको डेफिनेटली आपको किसी ऑन्को फिजिशियन, ऑन्को सर्जन या हेड एंड नेक सर्जन को दिखाना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ सिरसा हरियाणा से जी। प्लीज अपना सवाल पूछिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरे को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हेलो डॉक्टर जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे दर्शकों से ही हमारा कार्यक्रम सफल हो पाता है जी। अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे नाना जी के गले में कैंसर है जी, उनके इलाज नहीं हो पा रहा, अच्छी तरह क्या करें? क्या अपना सवाल दोहरा सकते हैं आप? मेरे नाना जी के गले में कैंसर हो रहा है जी, उनको बहुत जगह दिखाया डॉक्टरों को, पर अच्छी तरह इलाज नहीं हो पा रहा उनका। उनकी उम्र कितनी है और कितने समय से इलाज चल रहा है? 75 साल उम्र है जी उनकी। और कितने समय से इलाज चल रहा है? लंबे समय से इलाज। अच्छा, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया सर। उनका सवाल है कि वो बुजुर्ग हैं उनके नाना जी, जिनका गले का कैंसर है और उन्हें उसमें फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने जो इंडिकेट किए, वो तो एक क्या, एज जी, 75 साल से ज्यादा की उम्र है और गले का कैंसर है जी। गले के कैंसर के अंदर मुख्यतः अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है स्वर पेटी यानी लैरिंग्स का कैंसर जी, जो कि क्रोनिक लंबे टाइम तक बीड़ी, सिगरेट, गुटखे की वजह से होता है जी जी। तो ये अगर जो लैरिंगल कैंसर का प्रेजेंटेशन है जी, तो कॉमन जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो करता है चेंज ऑफ वॉइस या लंबे टाइम तक कोई खांसी होना जी। तो अगर ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली हम लोगों को डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए जी। डॉक्टर इस केस के अंदर कुछ गले के एग्जामिनेशन करते हैं जी, जिससे कि लैरिंगोस्कोप हुआ जी, सेकेंड हुआ सीटी स्कैन हुआ जी, और थर्ड अगर जरूरत पड़ी तो बायोप्सी जी। 3 तरह के टेस्ट करने के बाद ये डायग्नोस होता है कि ये कैंसर कहाँ का है और कौन सी स्टेज का है जी। फिर उसके बाद हमारा स्टेज वाइज ट्रीटमेंट शुरू होता है जी, कि फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है, थर्ड या फोर्थ स्टेज में। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं जी। पहला कंपोनेंट होता है कीमोथेरेपी, सेकेंड कंपोनेंट होता है रेडियोथेरेपी और तीसरा कंपोनेंट होता है सर्जरी जी। कौन सा कंपोनेंट कब यूज होगा, किस कॉम्बिनेशन में यूज होगा, ये कैंसर की स्टेज पे डिपेंड करता है जी। अच्छा सर, आपने स्टेज की बात करी, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कैंसर कौन सी स्टेज में है और कौन सी स्टेज तक हम माने कि जो कैंसर है उसका इलाज संभव है? देखिए, मुख्यतः बॉडी के सारे कैंसर्स को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है मुख्यतः। 95% कैंसर्स हैं जिनको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज आप यूं आम नॉर्मल भाषा में ये समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जिस ऑर्गन को अफेक्ट किया है उसी ऑर्गन तक लिमिट है जी, उसी ऑर्गन तक कन्फाइंड है, तो वो स्टेज फर्स्ट में आता है जी। जब वो उस ऑर्गन के अलावा आसपास के बाकी एरियाज या उसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स तक पहुंचने लगता है तो उसको सेकेंड स्टेज बोला जाता है। अच्छा। जब वो 1 से अधिक ऑर्गन्स और 1 से अधिक एरियाज को कवर कर लेता है, स्पेशली अभी भी लोकलाइज है, तो वो थर्ड स्टेज बोलते हैं जी। और जब वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, यहाँ ऐसे ऑर्गन जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है जी। जैसे एग्जांपल लीजिए, मुंह का कैंसर है, लंग से कनेक्टेड नहीं है, पर मुंह और लंग में अगर इफेक्ट दिखने लग जाता है तो वो चौथा स्टेज का कैंसर मानते हैं। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं और कॉमनली स्टेजेस ऐसे निर्धारित किए जाते हैं जी जी। सर, YouTube से हमारे पास एक सवाल है, एक दर्शक हैं करुणा जी, वो पूछना चाहते हैं कि उनके मित्र को स्टेज 4 का ओरल कैंसर है जी, और वो सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो क्या उनके पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है जी? देखिए, स्टेज 4 का कैंसर है तो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट का है, एक बात, और दूसरा इसके अंदर कॉमन जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है कीमोथेरेपी जी, और जरूरत पड़े तो रेडियोथेरेपी, बट कॉमन जो प्रोसेस है वो कीमोथेरेपी के अंदर है। और इस पेशेंट को अगर जिस डायरेक्टली स्टेज 4 का कैंसर डायग्नोस हुआ है तो मैं उनसे कीमोथेरेपी में जाने के लिए सजेशन दूंगा जी। अच्छा सर, इस जब मुंह और गले का कैंसर होता है
जैसे आपने बताया कि आवाज बदल जाती है या छाला नजर आता है, क्या दर्द भी कहीं पे महसूस होता है? कि दर्द भी वन ऑफ द सिम्टम्स है? देखिए, दर्द बॉडी के अंदर कहीं पे भी जो मुख्यतः होता है नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। जब वो नर्व्स को इन्वॉल्व होती हैं तो पेन शुरू होता है। अक्सर नर्व इन्वॉल्वमेंट कैंसर की शुरुआती स्टेज में नहीं आती है, वो लेटर स्टेजेस यानी एडवांस स्टेज में आती है। इसीलिए अक्सर जब पेशेंट आता है कि मेरे को अगर छाला है उसमें दर्द तो हो नहीं रहा, तो मैं क्यों दिखाऊं इसमें बिना दर्द के। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि दर्द नहीं होना एक अच्छा साइन है, जबकि देखा जाए तो दर्द नहीं होना एक खराब निशानी है। बल्कि अगर दर्द हो रहा है तो उसमें कैंसर होने की संभावना शुरुआती स्टेज में कम होती है, क्योंकि कैंसर के अंदर दर्द एडवांस स्टेज पे होता है। ओके सर। अच्छा सर, जनरली इंडिया में ये देखने में आया है कि कैंसर्स बहुत लेट स्टेजेस में पकड़ में आते हैं। अर्ली स्टेजेस में हमारे यहाँ कैंसर्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कई बार जो रोगी है उसके द्वारा भी, कई बार डॉक्टर के द्वारा भी। तो क्या सिम्टम्स इनिशियली ऐसे दिखें कि जिनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना ही नहीं चाहिए, कि ये तो रेड फ्लैग्स हैं, इनका तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए? जैसे कि कॉमनली हमारे इंडिया के अंदर दो चीज़ों का खासकर डिफिकल्टी है। एक है सबसे बड़े इग्नोरेंस या उसे कहें हम लोग नॉलेज, और सेकेंड हम लोग कहें करके हम लोगों को लिंगर ऑन करने या लेट्स गो करने की प्रवृत्ति। हम हर चीज को लिंगर ऑन करते हैं, लेट्स गो करते हैं। इसी वजह से सिम्टम होते हुए भी हम डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाते। तो मेरे आम जनता से यही एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि अगर जे आपको कोई भी एक ऐसा छाला जो लंबे टाइम तक ठीक नहीं हो रहा, आपके वॉइस में सडन चेंज हुआ है, सडन वॉइस चेंज हो गई है, या लंबे टाइम तक खांसी हो रही है जो ठीक नहीं हो रही है, किसी भी अनकंट्रोल्ड या अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो रही है, इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करें। अगर आपका अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस है, आपके 3 महीने के अंदर अंदर 8 से 10 किलो वजन कम हो गया है, या आपको खाने की इच्छा ही खत्म होती जा रही है 3 से 6 महीने तक, लंबे टाइम तक कोई कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो ये रेड फ्लैग साइंस है। ऐसा होते ही आप इमीडिएटली अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करिए और पूरा इन्वेस्टिगेट कराइए। जी सर, यूट्यूब से एक और दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हैं, हमसे सवाल पूछना चाहते हैं कि तंबाकू बीड़ी के सेवन से जो मुंह और गले के कैंसर है, यह ऐसा कोई डेटा है कि कितना प्रतिशत बढ़ जाता है ऐसे लोगों में कैंसर होने के चांसेस? जी, ऐसा एग्जैक्टली तो कहीं पे भी नहीं प्रेडिक्ट किया गया, या हमारे पास स्टैटिक्स नहीं है। जी। पर जो हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स जो मुंह के कैंसर के थे और साथ में तंबाकू सेवन करते थे, ऐसे पेशेंट जो मुंह का कैंसर हुआ लेकिन तंबाकू प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते थे, जब इनके स्टैटिक्स को कंबाइन किया गया तो ये देखा गया कि इसका रेशियो 10 टाइम्स है। अच्छा, कि अगर जो 10 पेशेंट है उनमें 9 पेशेंट ये देखने को मिलते हैं जिनके अंदर तंबाकू वाले प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट यूज करते थे, और एक ऐसा पेशेंट देखने को मिलता है जिसने तंबाकू प्रोडक्ट यूज नहीं किए। तो कोई भी अगर पब्लिक या कोई भी एक पर्सन तो तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो उसमें 10% 10 टाइम्स ज्यादा रिस्क है कैंसर होने की। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ दी है कि 10 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है उन लोगों में जो तंबाकू गुटखे का सेवन करते हैं। तो जिंदगी को चुनिए, तंबाकू को छोड़िए। ये डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर हमें मिला है। एक और यूट्यूब से हमें दर्शक जुड़े हैं सर, अर्चना नाम है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर जो कैंसर है वो 4th स्टेज का है तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी देखिए, मैं इन दर्शकों को खासकर ये बताना चाहूँगा सर, उनको ये वो ऐड करना चाह रहे हैं कि 2 साल हो चुके हैं, उनको ट्रीटमेंट भी ले लिया उन्होंने, अब उन्हें क्या करना चाहिए? वही चीज़ मैं स्पेशली 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट्स जो भी हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कैंसर के इलाज में अब धीरे धीरे एडवांसमेंट इस लेवल तक आ गया है कि पहले हम एज ए ऑर्गन स्पेसिफिक या बॉडी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते थे, वो अब हम लोग डीएनए लेवल तक जाने लग गए हैं। अब हमारा इलाज डीएनए लेवल तक पहुंच चुका है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो स्टेज 4 पे है, नया ट्रीटमेंट जो आ गए हैं वो है इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज।
तो हम लोग इन पेशेंटों के अंदर कुछ एक टेस्ट करवा के ये पता कर सकते हैं कि उनके अंदर टारगेटेड थेरेपी काम करेंगी या इम्यूनोथेरेपी काम करेंगी। अच्छा। अगर जो ऐसे म्यूटेशंस मिल जाते हैं, ऐसे टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाते हैं, तो हम उनको इम्यूनोथेरेपी चालू कर सकते हैं। और इम्यूनोथेरेपी का रिजल्ट नॉर्मल कैंसर से लगभग 4 गुना ज्यादा फायदा करता है। जी जी जी। तो उनको इस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर से इस तरह की जानकारी करनी चाहिए कि मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग कुछ टारगेटेड ड्रग्स और इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स के टेस्ट करवाएं और उन टेस्टों में जो भी पॉजिटिव आया वो टारगेटेड एजेंट या इम्यूनोथेरेपी चालू करें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, कई जगह हमने ये देखा है कि डॉक्टर ने बताया कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, इस जगह का ऑपरेशन कर देते हैं और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और फिर ऑपरेशन करा लेता है पेशेंट और फिर कुछ समय बाद पता लगता है कि जो कैंसर है वो शरीर में फैल गया है, कई और अंगों में भी चला गया है। तो ऐसा क्यों होता है कि कैंसर का एक बार ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद वो वापस लौट आता है, और कई बार फर्स्ट स्टेज का कैंसर का भी ट्रीटमेंट करने के बाद वो फिर से लौट आता है? देखिए, ये एक मैंने जैसे कहा कि कैंसर का कॉमनली ट्रीटमेंट स्टेज वाइज ही होता है जी। तो यहाँ तो इस केसेस के अंदर ये देखा गया हो कि इनिशियली पूरी तरीके से वोल्ड चेकअप नहीं किया गया हो। एग्जैक्टली कुछ एक टेस्ट होते हैं जैसे पेट स्कैन वगैरह होते हैं, उनसे पूरी तरह स्टेज प्रॉपर नहीं बनाई गई। एक चीज तो ये होता है। सेकेंड थिंग होता है ट्यूमर बायोलॉजी। ट्यूमर बायोलॉजी या ट्यूमर बिहेवियर। तो अभी तक हमारी साइंस इस चीज को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है कि कुछ एक कैंसर की ट्यूमर बायोलॉजी या बिहेवियर इतना एग्रेसिव होता है कि फर्स्ट स्टेज पे होने के बावजूद भी कुछ ही समय में महीनों के अंदर वो बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है। तो ये एक ट्यूमर बायोलॉजी का गेम है। जैसे जैसे हम लोगों के एडवांसमेंट होते जाएंगे इसका भी आंसर नियर फ्यूचर में मिलेगा। जी सर, यूट्यूब से एक दर्शक जुड़े हैं हमसे, विवेक, वो जानना चाहते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जैसे अभी आपने बताया अभी, और क्या क्या एडवांसमेंट्स आए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज किस तरह की आ रही हैं जिससे कि जो है ट्रीटमेंट और सुलभ हुआ है? हाँ, लेटेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर जैसे कि मैंने कहा सर्जरी के अंदर तो सर्जरी के अंदर बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट्स आते जा रहे हैं। पहले जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट होता था एक रेडिकलिटी की बात की जाती थी कि अगर जो किसी पार्ट में कैंसर है उस पार्ट को ही रिमूव कर दो, अगर हाथ में तो हाथ रिमूव कर दो, अगर मुंह के अंदर है तो पूरा मुंह का पार्ट निकाल दो, ब्रेस्ट में तो पूरा ब्रेस्ट निकाल दो। तो वो रेडिकलिटी का ट्रीटमेंट था जिसकी वजह से वो काफी ब्यूटिलेटिंग सर्जरीज होती थी, पेशेंट को सर्वाइवल में बड़ा मुश्किलात आती थी। तो इसके अंदर अब हम लोग रेडिकलिटी से कंजर्वेटिव की तरफ जाने लग गए हैं, यानी कि ऑर्गन प्रिजर्वेशन का टाइम आ गया है, जिसके अंदर जैसे अगर मुंह का जबड़ा अगर का कैंसर है तो जबड़ा हम लोग नया बना देते हैं, नया प्रिजर्व कर देते हैं। अगर ब्रेस्ट का कैंसर है तो हम लोग थेरेपी वगैरह देख के ब्रेस्ट बचा लेते हैं। अगर हाथ का कैंसर है तो उसके अंदर भी हम लोग प्रोसेस लगा के हाथ बचा लेते हैं। एक तो ये रेडिकलिटी से कंजर्वेटिव ऑर्गन प्रिजर्वेशन। सेकेंड थिंग आया है मिनिमम इन्वेजिव ट्रीटमेंट, जैसे लेप्रोस्कोपी है, रोबोटिक सर्जरी है। अब धीरे धीरे रोबोटिक सर्जरी की ओर हम जा रहे हैं, जहां ऑपरेशन जो पहले हम लोग बड़े बड़े चीरे से करते थे और वो मिलीमीटर्स के अंदर ही छेद करके हम लोग उसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये एडवांसमेंट भी कैंसर के अंदर आता जा रहा है। सेकेंड है कीमोथेरेपी। पहले के अंदर कीमोथेरेपी के अंदर सोचा जाता था कि पेशेंट कीमोथेरेपी इतना हैवी ट्रीटमेंट होता है कि वो सहन नहीं कर पाया, लेकिन अब जो ड्रग्स आ गई हैं उनके ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते जा रहे हैं। उनके साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं वो इजीली कंट्रोलेबल होते जा रहे हैं। सेकेंड आ गए टारगेटेड थेरेपीज, उसके ऊपर इम्यूनोथेरेपीज। तो ये ग्रेजुअली हम लोग, मैंने जैसे कि कहा पहले ऑर्गन वाइज ट्रीटमेंट होता था, अब हम धीरे 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 सेल्यूलर लेवल से डीएनए लेवल तक जा रहे हैं, और अब बचा है जीन लेवल। जिस दिन जीन लेवल का ट्रीटमेंट मिल गया, हो सकता है कैंसर को हम लोग जीन पे ही उसको रेक्टिफाई कर दें और वो ठीक हो जाए। तीसरा आता है रेडियोथेरेपी के अंदर। तो रेडियोथेरेपी के अंदर भी अब एडवांसमेंट आ गए हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही अब रैपिड आर्क, SBRT, ये सब चीज में आए हैं जिनके अंदर रेडियोथेरेपी भी फोकस हो गया। इंस्टेड ऑफ वाइड स्प्रेड वी आर फोकसिंग ओनली दैट पार्ट विच इज अफेक्टेड बाय द कैंसर, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए। हर चीज में, हर पार्ट में कैंसर में एडवांसमेंट होता जा रहा है, ट्रीटमेंट ज्यादा इजी होता जा रहा है, ज्यादा मैनेजेबल होता जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है, और जो कैंसर के रोगी हैं उनके लिए बहुत बड़ी होप है कि जिस तरह के एडवांसमेंट अब ट्रीटमेंट में आ रहे हैं वो एक नई उम्मीद की किरण जगाते हैं
कि एक समय जो कैंसर लाइलाज माना जाता था, आज उसके काफ़ी संभावना है कि सही समय पर अगर आप उसे दिखाते हैं तो आपका इलाज हो जाएगा। एक और दर्शक हमें यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं सर, राजकुमार। वो ये जानना चाहते हैं कि गले में खराश अगर बार बार होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर वापस खराश होती है, तो ये सर जब रिपीटेड होता है तो क्या ये कैंसर का साइन हो सकता है? देखिए, अगर रिपीटेडली हो सकता है तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पूरी तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट कराइए जी। आप लेरिंगोस्कोपी करवाइए, जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन वगैरह कुछ कराइए जी। ये बिल्कुल कहना कि वो कैंसर की वजह से, ये बात हम नहीं कह पाएंगे, अभी इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा आप पूरा इन्वेस्टिगेट कराएं। कई बार रिपीटेडली जो खराश होती है वो कैंसर के अलावा कुछ एलर्जिक पार्ट की वजह से भी होती है, कि आपको कुछ एयरबोर्न पार्टिकल से एलर्जी हो या कुछ खाने की वजह से भी एलर्जी हो, जो कुछ भी है आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। सर, आपने बताया था कि HPV वायरस की वजह से भी मुंह और गले का कैंसर हो सकता है। तो सर पहला सवाल तो इस संबंध में मेरा ये है कि क्या ये संभावना इस तरह के कैंसर होने की पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से होती है? दूसरी, टीकाकरण की हम सुनते हैं बात की HPV की वैक्सीन लगती है, महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम भी चलते हैं, इसमें HPV की वैक्सीन लगाई जाती है। तो क्या पुरुषों के लिए भी ऐसी कोई वैक्सीन अवेलेबल है, या इससे बचने का और क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, जो मैंने कहा HPV वायरस इन्फेक्शन जो है मोस्टली ओरोफेरिंजियल कैंसर में देखा गया जी। 10% से कम केसेस हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि HPV वायरस की वजह से हुआ है। लेकिन वायरस, HPV वायरस भी एक टाइप का वायरस नहीं होता, उसमें भी मल्टीपल स्ट्रेन्स होते हैं। फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर को कॉमनली हम लोग जो है 2 टाइप के HPV स्ट्रेन वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस वजह से जो वैक्सीन होती है उसके अंदर ये 2 स्ट्रेन है तो प्रिवेंशन पॉसिबल होता है। हमारे यहाँ जो है मुंह के कैंसर एक तो बहुत ही लेस देन 10% ओरोफेरिंजियल कैंसर ही है, रेयर है और एक पार्ट के अंदर है, इसलिए अभी तक इसके अंदर ये वैक्सीन सक्सेस रेट नहीं मिली है। ट्रायल्स प्रोसेस में है लेकिन इसको सक्सेस रेट नहीं मिली है। और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर तो और देखा गया है कि एशियाटिक पॉपुलेशन के अंदर इस प्रकार का वायरस बल्कि और कम देखा गया है। वेस्टर्न के अंदर ये कॉमन देखा गया, हमारे यहाँ ये कभी कम देखा गया। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कोई सिम्टम आए तो हमें तुरंत जांच करवानी चाहिए, लेकिन आजकल सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग अपने सेहत के प्रति जागरूक होने के कारण निरंतर अपना चेकअप एनुअली या बाय एनुअली करवाते हैं। तो ऐसी कौन सी जांचें हैं जो हर व्यक्ति को करवा लेनी चाहिए कि कहीं पे भी कैंसर पनप रहा हो, भले उसके सिम्टम ना आ रहे हो, फिर भी सही समय रहते उन्हें पता लग जाए? देखिए, मुख्यतः हम लोग जब भी कोई चेकअप कराने जाते हैं तो जनरल एक हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं जी। तो सिर्फ ब्लड टेस्ट कराने से आपको सारे स्पेशली कैंसर का बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एज वाइज, एज स्पेसिफिकली हम लोग टेस्ट अगर जो फोकस करें तो उसके अंदर हमने कॉमनली जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रूटीन ब्लड टेस्ट के अलावा अपने लगातार किसी भी डेंटिस्ट के का जाके रेगुलरली मुंह की दांतों की सफाई करवाना, दापाई का डेंटल चेकअप कराना बहुत जरूरी है जी। पेट के अंदर कॉमनली हम लोग कहते हैं कि कोई भी अगर यू सिम्टम्स जिसके अंदर नॉर्मल डाइजेशन आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉपर नहीं है तो उसके अंदर स्टूल एग्जामिनेशन कराना, स्टूल ब्लड टेस्ट करवाना और जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में एंडोस्कोपी करवाना जी। ठीक, ऐसे ही अगर जो 60 प्लस लोग होते हैं एक सीरम PSA लेवल कराना ये भी एक जरूरी है जी। बाकी तो क्या कैंसर के जो टेस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जनरलाइज नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं कि आपके सिम्टम्स हैं कि नहीं। अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो फिर डेफिनेटली वो फोकस करके वो इन्वेस्टिगेट कराने जाए जी। सर, हमारे एक दर्शक ने एक सवाल पूछा है, मैं भी उस सवाल पे आने वाला था। पुष्पेंद्र हैं यूट्यूब से, वही जानना चाहते हैं कि दिनचर्या हमारी कैसी हो और हमें दिनचर्या में क्या बदलाव करने चाहिए कि हम कैंसर जैसी रोगों से बचे रहें या जितना हो सके इसको टाल सकें। देखिए, मुख्यतः मैं यही कहूँगा कि डे टू डे लाइफ के अंदर अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 2 प्रमुख चेंजेस हमारे लाइफ स्टाइल में हुए हैं जी। एक तो हो गया है हमारे यहाँ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। पहले जो हम लोग इतना ज़्यादा वर्क करते थे, पैदल चलते थे, गांव में खेतों में काम करते थे, व्हाटएवर एक्सरसाइज की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के टाइम में वो सेडेंट्री हो गई है। इस वजह से जो सेडेंट्री हो जाने की वजह से बहुत सारी बीमारियों से डेवलप होना, ग्रसित होना बहुत ज़्यादा कॉमन बन गया है। सेकेंड जो चीज़ है वो हमारे खान पान में चेंजेस।
पहले जहां हम लोगों को बहुत ज्यादा शुद्ध खाना को मिल जाता था, आज ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ कंटामिनेशन है जी। तो मेरा यही कहना चाहूंगा कि जितना खाएं शुद्ध खाएं, अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी करें और टाइमली चेकअप करवाएं जी। ये एक प्रमुख 3 चीजें अगर आपकी लाइफ में आती हैं तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी अगर होती भी है या तो होगी नहीं, अगर हो जाती है तो उसका अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाएगा और ट्रीटमेंट पॉसिबल जी। सर यूट्यूब से एक और दर्शक जुड़े हैं, किशन पाल सिंह सिसोदिया। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें बहुत अधिक कफ होता है, बलगम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बार बार खांसी होती है और बहुत ज़्यादा बलगम का प्रोडक्शन है उनके, तो उन्हें बार बार स्पिटिंग करनी पड़ती है। तो उन्हें क्या ये कैंसर का सिम्टम है, क्या उन्हें किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या फिर ये नॉर्मल एलर्जी से भी हो सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि क्रोनिक कफ या एक कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है, कैंसर नहीं जी। तो पहले हम लोगों को डायग्नोसिस कराना चाहिए जी। डायग्नोसिस के लिए एक बेसिक जो टेस्ट है वो है आपका स्पूटम एग्जामिनेशन। स्पूटम एग्जामिनेशन 2 चीज़ों के लिए कराना चाहिए, एक इन्फेक्शन के लिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या वायरस ऐसा कुछ तो नहीं है। सेकेंड, साइटोलॉजी के अंदर जिसके अंदर कोई ऐसा कोई कैंसर सेल तो नहीं मिल रहा। सेकेंड इज आपका सीटी स्कैन थोरेक्स होना चाहिए, चेस्ट सीटी स्कैन होना चाहिए। चेस्ट सीटी स्कैन के अंदर अगर कोई लीजन हुआ तो आपको दिख जाएगा। ये 2 बेसिक टेस्ट आप करवाएंगे तो आपका डायग्नोसिस काफी कुछ पता चल जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं जी। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं जाते जाते, क्योंकि समय अब हमें ज़्यादा अनुमति नहीं दे रहा, कि अगर किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है या चल रहा है तो उन्हें अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए और डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, ये आप हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, अगर ये कोई भी कैंसर ग्रसित पेशेंट है तो मुख्यतः मैं उनसे कहूँगा करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखिए, ऐसी डाइट रखिए, ऐसी लाइफ स्टाइल रखिए कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, जिसके अंदर मेनली पौष्टिक फ्रेश चीज़ें, चाहे वो फ्रेश फूड हो, फ्रेश खाना हो, उनको यूज़ करिए बजाय कंटामिनेटेड चीज़ यूज़ करने के लिए। सेकंड, अपना फिजिकल एक्टिविटी आप जितना रखेंगे, बॉडी को जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रखेंगे उतना ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उतने ही आपको ये बीमारी से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। तीसरा है साइकोलॉजिकली या इमोशनली स्ट्रांग होना, क्योंकि अगर कहते हैं करके आपकी विल पावर से ही कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखिए, साइकोलॉजिकली स्टेबल रखिए, तो आपको इस बीमारी से लड़ने में बहुत बहुत हेल्प होगी और हो सकता है बहुत जल्दी आपको विजय भी मिल जाए जी। तो हेलो डॉक्टर में आज हमने बात करी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश लेडवानी से मुंह और गले के कैंसर विषय पर। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, किस तरह से इस कैंसर से बचा जा सकता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जो दर्शक इस कार्यक्रम को अभी नहीं देख पाए, उन्होंने अभी टीवी सेट शुरू किया है, स्टार्ट किया है, वो कार्यक्रम यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा करी। थैंक यू जी। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर, राज्य का एकमात्र कैंसर हॉस्पिटल जो 28 वर्षों में 2 लाख से अधिक कैंसर रोगियों को दे चुका है